अक्सर अपने देश में देखा होगा कि जाति जनगणना, रिजर्वेशन, आरक्षण जैसी बातें होती रहती हैं। हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और अब बांग्लादेश बर्बाद हुआ है। क्या अब आने वाले टाइम में भारत भी बर्बादी के कगार पे आकर खड़ा है? क्या आने वाले कुछ टाइम पे भारत भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा? जहां पर ना तो कोई गवर्नमेंट बचेगी। क्या ये होने वाला है अपने देश में जैसे हुआ है अभी बांग्लादेश में? आपने ये तो देखा होगा कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो अपना देश छोड़ करके पहले इंडिया आई और अब खबर आ रही कि वो लंदन की तरफ शिफ्ट होंगी और वहाँ के लोगों ने वहाँ के सांसद या उनके आवास पर कब्जा कर लिया है और वहाँ पे लूट माट मचा ली है। तो आज के वीडियो में पूरा देखेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ है और क्यों 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट की जान गई है और शेख हसीना ने अपना देश क्यों छोड़ा, आगे क्या होगा और क्या आने वाले टाइम पे भारत में भी ऐसा होगा, भारत में क्या ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों मैंने जातिवाद बोला कि जातिवाद भारत में भी हो रहा है, आने वाले टाइम में भारत में भी ऐसा होगा। तो आज के वीडियो को पूरा देखेंगे बांग्लादेश में ऐसा होने के पीछे कारण क्या है और उसके बाद देखेंगे कि इंडिया में ऐसा होगा तो कब होगा और क्यों होगा, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा भारत की राजनीति पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद होता है उस टाइम पे एक देश जो था उसका नाम था पाकिस्तान और जो बांग्लादेश आज कहलाता था इसको उस टाइम पे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। लेकिन उस टाइम वहाँ पे एक पार्टी थी अवाम लीग, जो कि जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान करके, जो कि शेख हसीना के पिताजी हैं। ये इंडिया के सपोर्टर रहते हैं और इनकी थॉट भी नेशनलिस्ट वाली रहती है, मतलब अपने देश के लिए सब कुछ होने वाली। तो ये रहते हैं इंडियन के और ये सोचते हैं कि हमारा रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा रहे। लेकिन जो उस समय हमारा पाकिस्तान था उसका नेता एक रहता है याहा खान करके रहता है और वो इंडियन के सपोर्ट में ये लोग कभी रहे ही नहीं है, भारत के सपोर्ट में कभी नहीं रहे हैं। तो आवाम लीग जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी वो इंडिया के सपोर्ट में थी। तो याहा खान जो रहता है वो इनसे लड़ाई करने लगता है और इनको परेशान करने लगता है। जब परेशान करता है तो ये लोग अपन सोचते हैं कि हम एक प्रॉपर, जो कि पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ये सोचते हैं कि हमारी एक कंट्री होनी चाहिए जो पाकिस्तान की थॉट से अलग हो और ये प्रॉपर अपनी कंट्री को पूर्वी पाकिस्तान से सोचते हैं कि हम बांग्लादेश अपनी एक अलग कंट्री बनाते हैं जो कि नेशनलिस्ट टाइप के वहाँ पे लोग हों, नेशनलिस्ट टाइप के नेता हों। तो शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के पिताजी रहते हैं ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं 1971 में और 1971 में पाकिस्तान की बांग्लादेश से लड़ाई होती है और इसमें भारत मदद करता है किसकी, बांग्लादेश की पाकिस्तान से आज़ादी पाने में। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई होती है तो उसमें शेख मुजीबुर रहमान जीत लेते हैं उस लड़ाई को और वो प्रॉपर अपना बांग्लादेश को एक बोलो कि ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। लेकिन इस लड़ाई में बहुत लोग, कम से कम 10 से 15 लाख लोगों की जान जाती है। और उसके बाद जब 1971 में फिर भी ये अपना देश को, बांग्लादेश को प्रॉपर पाकिस्तान से अलग कर लेते हैं और अब ये पूर्वी पाकिस्तान से प्रॉपर बांग्लादेश बन जाता है और ये भारत के सपोर्टर वाला भी एक तरीके से नेशनलिस्ट कंट्री बनती है। और जब ये बांग्लादेश बनता है उसके बाद शेख हसीना के पिताजी, जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान था, वो प्रधानमंत्री बनते हैं और 5 साल अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं 1971 टू 1976। लेकिन 1976 में वहाँ के जो आर्मी के लोग थे उन्होंने तख्ता पलट कर देते हैं और तख्ता पलट करके रात में इनके घर वालों के 10 लोगों को मार देते हैं। टोटल 17 लोगों को मारते हैं, इनके घर में घुस करके रात में हमला करके मार देते हैं और इसमें सारे लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन उसमें 2 बहनें ये रहती हैं, शेख मुजीबुर रहमान की 2 बेटियां, एक का नाम शेख हसीना, एक और रहती हैं, ये दोनों बच जाती हैं। अब कोइंसिडेंस ये रहता है कि ये उस समय वहाँ पे थी ही नहीं तो ये बाहर रहती हैं और जब बच जाती हैं तो 1975 में फिर से तख्ता पलट जब होता है। तख्ता पलट आप बेसिक उस वर्ड वहाँ पे यूज़ करते हैं जब कोई गवर्नमेंट पर सरकार को प्रोटेस्ट के थ्रू या गुप्त तरीके से उसके नेता को मार करके गवर्नमेंट को अपना लिया जाता है आर्मी के द्वारा, तो उसको बोलते हैं तख्ता पलट। और ऐसी स्थिति इस समय भी बांग्लादेश में 1975 में जब इनके परिवार के 10 लोगों को मार करके सरकार बदल दी जाती है तो ये उस समय वहाँ पे नहीं रहती। अब ये बात तो रहती है 1975 की।
लेकिन जब इनके पिताजी 1971 में वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने एक घोषणा की थी, या यूं का एक कोटा नाम का सिस्टम लागू किया था, जिसके थ्रू 30% रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाता था जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में सहायता की थी, या जिनके घर के लोग शहीद हुए थे जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की। तो उन लोगों को ये रिजर्वेशन कोटा के सिस्टम के थ्रू देते हैं कि 30% रिजर्वेशन, 30% रिजर्वेशन उन लोगों को जॉब में दिया जाएगा जिनके घर के उस समय शहीद हुए थे बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई में। तो ये पूरी प्रॉपर लड़ाई वहाँ की रहती है। लेकिन 1975 में उनके पिताजी को मार दिया जाता है। अब 1975 से बात पूरी चली आती है, गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की रहती है, और 1975 से 1996 तक गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की रहती है। 1996 में शेख हसीना भारत से लौट करके फिर से जाती हैं बांग्लादेश, और वहाँ पे इलेक्शन लड़ती हैं और 1996 में जीत जाती हैं, वहाँ की प्रधानमंत्री बनती हैं और 4 साल गवर्नमेंट चलाती भी हैं। लेकिन फिर से उनको हटा दिया जाता है और इनको भगा दिया जाता है। लेकिन ये 1996 में बनने के बाद लगभग 1999 या 2000 के आसपास फिर से इंडिया भाग के आ जाती हैं, इस डर से कि इनको भी कहीं इनके ऊपर भी हमला ना कर दिया जाए। और 2000 के बाद 2005 के आसपास फिर जाती हैं, फिर इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन ज़्यादा दिन गवर्नमेंट नहीं बना पाती, फिर चली जाती हैं। लेकिन 2009 में ये प्रॉपर वहाँ पे जाती हैं, और वहाँ पे जाने के बाद ये वहाँ पे इलेक्शन जीतती हैं, और 2009 से ये अभी तक 2024 तक 5 बार प्रधानमंत्री लगातार बनती हैं बांग्लादेश की। 5 बार प्रधानमंत्री तो ये बन गई। लेकिन एक डाउट आपके आ रहा होगा कि ये प्रोटेस्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या बात ऐसी हुई कि इनको देश छोड़ना पड़ा। तो चलिए बताता हूँ। 1971 में इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने कोटा सिस्टम लाया था, जिसके थ्रू 30% जॉब सिर्फ रिजर्व कर दी गई थी उन लोगों के लिए जिनके पिताजी या दादा दादी वहाँ पे शहीद हुए थे जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। और बात आती है 2018 में, जब शेख हसीना रहती हैं, तो शेख हसीना जब पीएम रहती है 2018 में, तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि ये कोटा सिस्टम को हटाना चाहिए, क्योंकि अब जो शहीद हुए थे उनके पोते पोतियों को ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। और शेख हसीना 2018 में ही कोटा सिस्टम को हटा देती हैं, कहती हैं ठीक है 30% रिजर्वेशन या 56% रिजर्वेशन ओवरऑल जो दिया जाता था, अब वो सिर्फ 5 to 6% रह जाता है। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती है। 2018 के थोड़े दिन बाद वहाँ की हाई कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं, ये रिजर्वेशन बरकरार रखा जाएगा, 56% ही रिजर्वेशन दिया जाएगा सबको। इसके बाद स्टूडेंट फिर से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और 6 to 10 जुलाई के बीच में लगभग 38 to 40 स्टूडेंट की डेथ होती है, जिसमें कुछ पुलिस वालों की जान चली जाती है। और उसके बाद 18 जुलाई को इनके इस्तीफे की मांग होने लगती है, और कहते हैं कि तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं। और तानाशाह मुर्दाबाद के जब नारे लगने लगते हैं, तो शेख हसीना इंटरनेट बंद करके कर्फ्यू लगा देती है लगभग 10 जुलाई के आसपास। देन उसके बाद फैसला आता है 21 जुलाई को, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दे दिया जाता है कि कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोल दिया कि कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया जाता है, और अब किसी को भी रिजर्वेशन के थ्रू नौकरी नहीं मिलेगी, और अब 56% से जो रिजर्वेशन था वो सिर्फ 5 to 6% पे लाके रोक दिया जाता है। और इसके बाद प्रोटेस्टों की जो प्रोटेस्टर रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, उनकी डिमांड सारी पूरी हो जाती है, तो प्रोटेस्ट को रोक दिया जाता है। लेकिन 21 जुलाई को बाद प्रोटेस्ट रुकता है। कुछ दिन बाद स्टूडेंट फिर से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और अपनी एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें 9 डिमांड रखते हैं, और उसमें वो बोलते हैं कि शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। और उसके बाद मैटर थोड़ा सा गंभीर होता है, और 4 अगस्त आते आते ये मुद्दा फैल जाता है। इसके बाद शेख हसीना की एक सपोर्टर स्टूडेंट पार्टी है जिसका नाम है छात्र लीग। छात्र लीग में यही गलती रहती है शेख हसीना की कि उनको उतार देती है और उनको बंदूक दे देती है, और लगभग उसमें जान जाती है लगभग 1000 स्टूडेंट की। अनऑफिशियली 1000 लोगों से बताया गया, ऑफिशियली तो बोला गया कि 100 स्टूडेंट की ही जान गई है, और 14 से 15-20 पुलिस वाले की जान भी चली गई है। और उसके बाद आता है कल 5 अगस्त, यानी कि मंडे का दिन। उस दिन सारे लोग
चलते हैं ढाका की तरफ और वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास पे हमला बोल देते हैं, जो देखते हुए आर्मी भी शेख हसीना के सपोर्ट में नहीं रहती और आर्मी खुद 40 मिनट का टाइम देती है शेख हसीना को इस्तीफा देने को और बोलती है कि तुम देश छोड़ दो। और उसके बाद कल शेख हसीना देश छोड़ करके वहाँ से हेलीकॉप्टर के थ्रू इंडिया पहले आती हैं और अब खबर आ रही है कि वो इंडिया से लंदन शिफ्ट हो जाएंगी। ये पूरा मैटर था। मैटर क्यों उठा आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो सीधा सा एक लाइन में बताऊं, 1971 में कोटा सिस्टम जो उनके पिताजी लाए थे को खत्म करने की डिमांड हुई, जिसके विरोध में लोग रास्ते पे उतरे और शेख हसीना ने एक्सेप्ट तो किया लेकिन काफी टाइम बाद किया और काफी लोगों उसमें डेथ भी हुई, जिसकी वजह से स्टूडेंट और ज्यादा गुस्से में आ गए। और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ गए, कल मंडे को उन्होंने लूट माट मचाई, वहाँ पे जो सारी चीजें रखी थी उनको अपने घर ले गए। आप कुछ वीडियो देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा स्टोरी थी। अब शेख हसीना अपने यहाँ इंडिया पे आ गई हैं। अब वहाँ पे जो वहाँ की आर्मी है, जो वहाँ के चीफ हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हमको एक गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ सवाल ये उभर के आते हैं, इंडिया का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो पहले अफगानिस्तान के साथ ऐसा हुआ, फिर पाकिस्तान के साथ तो ऐसा बर्बाद हुआ ही है, फिर श्रीलंका हुआ, फिर नेपाल हुआ, अब बांग्लादेश हो चुका है। तो क्या नेक्स्ट नंबर इंडिया का आने वाला है? तो मेरे अंदर से जो आवाज़ आती है वो आती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे नॉलेज और लोगों तक पहुंच पाए। और मैं आशा करता हूं कि अपने देश को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए उस कंट्री से जो कि आज रिजर्वेशन या धर्म के जाति के नाम के चलते बर्बाद हुई पड़ी हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।